नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। हमें 4-5 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। होली के बाद से स्वास्थ्य मेरा बिगड़ गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। पर अब ठीक है, अब वीडियो बनते रहेगा। तो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 6। 5 तक हम लोग बात कर लिए थे। ये सेट भी केमिस्ट्री का ही रहेगा। तो शुरू करते हैं। ऐसा कर रहे हैं कि इस जो सेट है, इसमें हम चैप्टर लिख दिया। ऐसे आरंभ में हम 2-3 जो सेट करवाए थे, उसमें हम चैप्टर का नाम लिख दिया था कि किस किस चैप्टर से हमने प्रश्न को उठाया है। उसके बाद से हमने चैप्टर का नाम नहीं लिखा। तो 2-3 ऐसे कमेंट आए कि सर चैप्टर वाइज ही कराइए। चैप्टर वाइज ही करा रहा था, लेकिन सिर्फ उसमें चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो शायद बच्चे नहीं समझ पा रहे, आप लोग नहीं समझ पा रहे थे कि चैप्टर वाइज है कि नहीं है। चैप्टर वाइज ही है सारा सेट। आज भी चैप्टर वाइज ही है, लेकिन अब क्या करेंगे ऐसा ही कि चैप्टर का नाम लिख देंगे, ताकि आप लोग को समझ आए कि किस किस चैप्टर से प्रश्न इस सेट में है। इस चैप्टर में इस सेट में, यानी सेट नंबर कितना है, 6 में। सेट नंबर 6 में इन कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 4 चैप्टर से प्रश्न मैंने लिया। पहला चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है रासायनिक बंधन, यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में प्रश्न रहेगा आपको। मैटर से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और ये मैटर ही है, पदार्थ ही का है, पदार्थ का वर्गीकरण किया हुआ है, यौगिक मिश्रण और विलयन। इस चैप्टर से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बता रहा है कि इस रिएक्शन में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि एक चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन। यही पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यही चैप्टर से ही प्रश्न है। इस चैप्टर से लगभग आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि एक प्रश्न पर 1 मिनट भी हम लें तो 9 मिनट लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 9 मिनट क्यों बात करें, हम 1-1 मिनट करके। ऑक्सीकरण और अपचयन इस चैप्टर के बारे में ही हम 4 से 5 मिनट बात कर लें, और बाकी 2 मिनट हम आपको समय दें। बस स्लाइड करते जाएंगे, प्रश्न आप खुद बनाते चले जाइएगा, तो अच्छा रहेगा। तो हम इस चैप्टर के बारे में आगे बात कर लेते हैं 2 से 3 मिनट। ठीक है, 3-4 मिनट। पूरा डीप में नहीं जाके बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे ना, की पॉइंट बनता है, जिसे बोलते हैं ना क्रैश कोर्स, है ना। क्रैश कोर्स में क्या होता है, टू द पॉइंट बात होती है। पूरा डीप में बात नहीं होगी। डीप में अगर समझना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आपको वीडियो ही मिल जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन पे। फिर भी मैं इतना बता दूंगा कि सारा प्रश्न बन जाएगा, है ना। बस हाँ, डीप में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, बात स्पष्ट हो जाएगी। ऑक्सीकरण और अपचयन, यही 2 पॉइंट को समझना है। एक को समझेंगे, दूसरा ठीक उसका उल्टा होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। इसका हिंदी नाम में एक और है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं और अपचयन को अवकरण भी बोलते हैं। इसको समझ लेंगे, ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। इसका ठीक उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ में से यदि ऑक्सीजन निकलेगा तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया। या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, कुछ भी हो, तीनों में से कोई एक हो जाए तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। प्रश्न पूछेगा एकदम सीधे 3 ही पॉइंट। इस पॉइंट 3 अगर याद है, 1 2 3 पॉइंट याद है, ऑक्सीकरण अपचयन से जितने भी प्रश्न आएंगे, थ्योरी वाला प्रश्न और रिएक्शन वाला भी बन जाएगा सारा। रिएक्शन वाला प्रश्न बनाने के लिए हम एक पॉइंट बताएंगे 4, उससे रिएक्शन वाले सारे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे भी प्रश्न जो है ये रिएक्शन वाला प्रश्न, ये जो रिएक्शन का प्रश्न है ना, जिसमें पूछ रहा है किसका ऑक्सीकरण हुआ है। और एक होता है थ्योरी वाला प्रश्न, जो साफा इसमें लिखा रहेगा कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 3 पॉइंट को ही घुमा फिमा कर ऑप्शन में दिया रहता है। एक चौथा पॉइंट है, अभी देखिए इसका में ठीक उल्टा कर देना है। हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, तो यानी सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसमें ऑक्सीजन निकलता है, बाकी दोनों जो है जुड़ता है। 2 ही 3 पॉइंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन।
चौथा पॉइंट ये है कि जब रिएक्शन वाला प्रश्न रहेगा, एक रिएक्शन देल रहेगा, उसमें बोलेगा कि इस रिएक्शन में बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो इस 3 पॉइंट से आप बनाइएगा तो आप फंस जाएंगे। कुछ कुछ प्रश्न बनेगा, कुछ कुछ नहीं बनेगा। जब रिएक्शन बड़ा रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, कहाँ जुट रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि जुट रहा है, दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ एक चीज दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, यदि किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, एयर ऊपर लगा दी नहीं, बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यदि ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या घट जाए तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी भी पदार्थ पर उपस्थित, पदार्थ में कोई तत्व होगा, यौगिक होगा, आयन होगा, तो किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश को उस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम सोडियम तो सोडियम पे +1 है, +1 चार्ज है, तो कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गया। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। क्लोरीन है -1, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। सल्फेट SO4 -2, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो जो आवेश रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब प्रश्न है कि ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व का कैसे निकालेंगे? तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा। इतनी पॉइंट को कुछ याद रखना होगा। ए है वर्ग ए के तत्व है, वर्ग 2, और ए है हैलोजन तत्व। इससे याद रखिएगा तो थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान हो जाएगा। ये याद ही है, समानता है ना, याद है ना, ये सब याद ही होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसको याद करने का तरीका है हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। अपने और अन्य भी तरीका बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वर्ग ए के जो तत्व सबका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, इसका होता है +2, और जो हेलोजन है उनका होता है -1, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑक्सीजन और सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब कोई भी पदार्थ जब स्वयं के साथ बंधन बनाए, जैसे H2, तो H2 क्या खुद के साथ बंधन बनाया है, खुद के साथ बंधन बनाया, H के साथ बंधन बनाया है। ऑक्सीजन है तो खुद के साथ बंधन बनाया है, नाइट्रोजन खुद के साथ बंधन, क्लोरीन, यानी कोई भी तत्व जब स्वयं के साथ बंधन बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन, जैसे हाइड्रोजन का है +1, ऑक्सीजन का है -2, लेकिन वो क्या खुद के साथ जब बंधन बनाया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। कोई भी होगा, कोई भी तत्व खुद के साथ कंबाइंड करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। या यदि कोई तत्व किसी के साथ कंबाइंड ही नहीं करे, अकेले रहे, जैसे सोडियम ही है, सोडियम यहाँ पे +1 है, मगर किसी के साथ कंबाइंड ना करे, अकेले रहे, तो हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे मैग्नीशियम ही है, किसी के साथ कंबाइंड ना करे, अकेले रहे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। खुद के साथ कंबाइंड कर ले तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, किसी के साथ कंबाइंड ना करे, ऑक्सीडेशन नंबर 0। सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर ए होता है इन सब का, लेकिन सामान्यतः होता है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किस समय किस कंपाउंड में है। कंपाउंड के चेंज होते ही ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर ही देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन का +1, लेकिन हम कंपाउंड चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए H2 खुद के साथ कंबाइंड 0 है। सल्फर का अभी निकाल के हम दिखाएंगे, 2-3 ऐसा निकाल के दिखाएंगे, एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। कब? सिर्फ हम कंपाउंड चेंज करेंगे, यौगिक चेंज करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। तो सामान्यतः यह होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी तत्व को निकालने के लिए आपको उसमें पुट करना रहता है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में बोल देगा कि सल्फर का निकालिए, तो हाइड्रोजन को आपको याद रहना चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन का याद रहना चाहिए, तो वहाँ पे उस सबका मान रख दीजिएगा। जिसको निकालना उसको X मान लेते हैं और निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं बता देते हैं थोड़ा सा। और ऑक्सीजन का समानता -2 होता है, लेकिन इसका भी पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में अलग होता है मान, बताएंगे क्या होता है, समझते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे H2SO4 में हम बात करें, H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में
सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सल्फर का देखिए, जिसको निकालना रहता है याद रखिए कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको निकालना है उसको हम x मान लेंगे, बाकी का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो हम यहाँ देखें इसको हम मान को रख लेंगे और बाकी जिसको निकालना उसको x मान लेंगे और बराबर में उतना ही करेंगे जो इसके ऊपर पूरा चार्ज है। तो इसके ऊपर कोई कुछ चार्ज नहीं लिखा हुआ है, कोई चार्ज नहीं है तो कोई चार्ज नहीं है तो जीरो, ठीक है। यानी का नाम ये है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे अब दोनों सबका योग करेंगे, के गो तत्व है इसमें, 3 तत्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यही 3 गो तत्व है। तो इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे तो इस पूरी कंपाउंड पर जो आवेश है उसके बराबर होगा। इस कंपाउंड पर आवेश क्या है, जीरो है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जीरो है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, प्लस सल्फर को निकालना है, जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन क्या होता है -2, लेकिन 4 गो ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, -8 बराबर में क्या लिखेंगे, जो इसके ऊपर चार्ज है पूरा के ऊपर क्या चार्ज है, 0, x तो -6 हो जाएगा, यानी -6 इधर आ गया तो +6, यानी x बराबर +6, यानी H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। अब सल्फर का ही निकालेंगे हम, लेकिन कंपाउंड चेंज कर दें तो देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा, ठीक है। चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बदल जाएगा। अब हम ले लें हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, H2S में S का, H2S में S का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2, प्लस S का निकालना है उसको x मान लेते हैं बराबर में, टोटल के ऊपर क्या चार्ज है, टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, जो चार्ज रहेगा यदि प्लस चार्ज रहता प्लस -2 कुछ भी रहता तो बराबर में उतना ही लिखते, x बराबर -2। देखिए सल्फर का ही निकाले हैं, सल्फर का ही निकाले हैं, लेकिन सिर्फ कंपाउंड चेंज होने से ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वो बदलता है कंपाउंड के चेंज होने पे, कंपाउंड चेंज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। अब बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में अलग अलग होता है। जैसे H2O2, H2O2 में O का जब ऑक्सीजन का निकालने के लिए बोले ना, याद रखिएगा, तो निकालना है सामान्यतः -2 होता है, जब किसी अन्य का निकालना हो वहां पे रखना है तो वहां पर -2 रख दीजिए, लेकिन जब निकालने की बात कहे तो निकालिए। H2O2 में वो को बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H का 1 होता है, 2 है तो 2, O का निकालना है तो O को x मान लेंगे, लेकिन 2 O है, ऑक्सीजन 2 है तो 2x हो गया, बराबर में टोटल के ऊपर जो चार्ज है, टोटल के ऊपर 0 चार्ज है तो 2x बराबर क्या होगा, 2x बराबर -2, यानी x बराबर -1, -1। अब देखिए ऑक्सीजन का आ गया -1, लेकिन हम तो याद किए थे कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो हम बोले थे सामान्यतः -2, लेकिन पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में अलग होता है। पर ऑक्साइड में -1, याद भी रखिएगा, पूछता है प्रश्न कि पर ऑक्साइड की स्थिति में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो -1। एक बात लेते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या पोटेशियम डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, KO2। इसमें यदि हम O को निकालें, KO2 में O का, तो पोटेशियम का 1 है ना, अब ये देखिए तो पोटेशियम का 1, पोटेशियम का कहाँ है, पोटेशियम का 1 होता है ना, 1 प्लस ऑक्सीजन का में निकालना है तो x मान लेंगे, 2 को ऑक्सीजन तो 2x बराबर में 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, यानी सुपर ऑक्साइड की स्थिति में, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड की स्थिति में -1/2, पर ऑक्साइड में माइनस और सामान्यतः -2 होता है, ये बात को याद रखना है। तो अब हम प्रश्न पर चलते हैं, इतने बात को हमें समझना था, 2 पॉइंट हम समझ लिए, थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सारा प्रश्न 1 से लेकर 9 तक सारा प्रश्न आप बस 2 मिनट के अंदर बना लीजिएगा। एक चीज और थोड़ा समझा देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या और अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन, एक होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचयक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सामान्यतः ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे थोड़ा सा हम समझाते हैं उसको डीप में जाके हल्का सा, मगर समझने के लिए हम सीधे समझा देते हैं, कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेट चल रहा है ना, उतना डीप में जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगी, आप भी गुस्से होंगे कि सर टाइम ज़्यादा ले रहा है ना, तो थोड़ा ही समझा देते हैं।
ऑक्सीकरण या अपचयन है। एक वर्ड है ऑक्सीकारक, 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 और एक वर्ड होता है अपचायक, अपचायक, अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट से नाम ही समझ रहे हैं कि एजेंट किसके लिए काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है ना। तो क्या होता है से समझते हैं। जैसे ए है और बी है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ए ने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ए ने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब है कि बी ने ऑक्सीजन दिया होगा। दो ही है ही, दोनों मिलकर ऑक्सीजन मतलब रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें से एक ऑक्सीजन ले रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा ने ऑक्सीजन दिया होगा। ऐसी हवा में तो नहीं ले लेगा, कोई देगा तबे ले लेगा। अब ऐसे बोले कि किसी ने जमीन बेची, जमीन यानी भूमि, लैंड, किसी ने जमीन बेची, जैसी मैंने बोला, इस बात में यह बात निहित है कि किसी ने जमीन खरीदी ना। अगर कोई ना खरीदेगा तो कोई बेचेगा कैसे? वही बात होगा कि कोई ना बेचेगा तो कोई खरीदेगा कैसे? तो बेचना और खरीदना दोनों साथ साथ चलता है। उसी तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है। यदि ऑक्सीकरण रिएक्शन में किसी का हुआ तो यह बात तय है कि अपचयन भी होगा, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फिर मैं बोल रहा हूं कि हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ ही होता है। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण हुआ तो उसमें ऑक्सीकरण हुआ तो अपचयन भी होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बस ये बोलने का है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा तो हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। दरअसल होता ही है साथ साथ। जैसे किसी ने जमीन बेची तो किसी ने खरीदी, ये बात निहित है। उसी तरह से ऑक्सीकरण होगा यदि किसी रिएक्शन में तो यह बात तय है कि अपचयन होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन जिस रिएक्शन में एक साथ हुआ होगा ही तो हम बोलेंगे कि वह रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर मैं बोल रहा हूं कि हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण होगा उसमें अपचयन होगा, यह बात तय है, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होगा तो उसमें बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। लेकिन जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसमें अपचयन भी नहीं होगा तो हम उस रिएक्शन को रेडॉक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए का मान ले कि हम कहें कि ए का ऑक्सीकरण हुआ, तो ऑक्सीकरण किसकी वजह से हुआ होगा? या तो ऑक्सीजन ले लिया होगा, या हाइड्रोजन दे दिया होगा, या इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। तीनों पॉइंट होता है, ऑक्सीजन ले ले, या हाइड्रोजन छोड़ दे यानी निकाल दे, त्याग कर दे, या इलेक्ट्रॉन त्याग दे। यही 3 पॉइंट है ना, क्या है? 3 पॉइंट यही तो है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण। इसका ठीक उल्टा इसमें है, ठीक है, यही 3 पॉइंट। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अलग नहीं, इलेक्ट्रॉन का ही हम इसको अलग रूप है। इलेक्ट्रॉन का निकलना, यदि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो इलेक्ट्रॉनों वाला ही अलग रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। अब समझिए, तो हमने बोला कि ए का ऑक्सीकरण हुआ, मान लेते हैं कि ऑक्सीजन के लेने से ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। इस तीनों में से एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि ऑक्सीजन के लेने से इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ए ने ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब है कि बी ने ऑक्सीजन दिया होगा। तो ए ने ऑक्सीजन लिया तो ए का ऑक्सीकरण हुआ, ए का ऑक्सीकरण हुआ। किसके वजह से हुआ से बताइए? बी के वजह से हुआ। बी यदि ऑक्सीजन ए को नहीं देता तो ए का ऑक्सीकरण नहीं होता। तो हम कहेंगे ना कि बी जो है ए को ऑक्सीकरण कराया, यानी बी ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट है, और जो ऑक्सीकरण कराने वाला एजेंट है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो बी का क्या हुआ? ए, अच्छा, बी ने ऑक्सीजन दिया तो अब खुद का इसका अपचयन हुआ होगा, इसका हुआ होगा अपचयन, और इसका ऑक्सीकरण। अपचयन, खुद को अपचयित करके, खुद का अपचयन करके दूसरे का ऑक्सीकरण करवाया, यानी एजेंट इसे दूसरे के लिए इंकार करते हैं। तो जिसका अपचयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकार, याद रखिएगा, सिंपल, ज्यादा डीप में किया जाए, है ना, ऑक्सीकार। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। समझा कि नहीं? ठीक उल्टा कर दीजिएगा। अगर ऐसा अभी देखने को मिलेगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कौन निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, ये भी आपको देखने को वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो जिसको बोलेगा कि किसका कौन रिएक्शन दे रहेगा कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बस जैसे ही बोलेगा ऑक्सीकारक तो आपको पकड़ना है कि किसका अपचयन हो रहा है। जिसका अपचयन होगा वो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीकारक।
क्योंकि खुद का अपचयन करवा के दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसका मतलब है कि इसका अपचयन करवाया होगा। ये ऑक्सीजन नहीं लेता तो इसका अपचयन नहीं होता। एक दूसरे के लिए एजेंट के रूप में काम करते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचयक, जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक। ठीक है, अब नहीं समझ पा रहे हैं? समझ नहीं पा रहा, ज़्यादा समझ ही गए होंगे। नहीं समझ रहे तो प्रश्न से सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। अब हम प्रश्न सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या था, यही। चलिए, तो अब 9 तक प्रश्न एकदम बन जाएगा, आपसे दिखाते चलेंगे, दिमाग लगाइए। रिएक्शन दिया हुआ, इसमें बोला किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण के लिए हम क्या क्या पॉइंट बताइए। ये 3 पॉइंट बताएं। एक बताए ऑक्सीडेशन नंबर। हमने बोला कि रिएक्शन वाला प्रश्न को सामान्यतः आप ऑक्सीडेशन नंबर से बनाइएगा ताकि आप कहीं पे फंसे नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर से नहीं बनाएंगे तो ऐसा अभी जैसे ये प्रश्न है, तो ये प्रश्न में आपको साफा दिख रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पे, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम से ऑक्सीजन निकल गया। यहाँ पर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन जुड़ गया। साफा दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन आएंगे बड़ा जिसमें आपको दिखेगा ही नहीं कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि हाइड्रोजन निकल, कुछ भी नहीं दिखेगा। वहां पर सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो अगर सिंपल है रिएक्शन तो सीधे बना दीजिए, तो ऐसे सिंपल लग रहा है, सिंपल है ही। इसमें से ऑक्सीजन निकला, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकला उसका क्या हो गया, अपचयन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो किसमें से निकल रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ निकल गया, तो क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन। इसमें एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन जुट गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यदि हम इसे ऑक्सीडेशन नंबर से बनाना चाहें तो बनाते हैं। ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन सामान्यतः रिएक्शन वाले प्रश्न को आप ऑक्सीडेशन नंबर से ही बनाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर से बना के एक बार देख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जिसको निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। तो मैग्नीशियम को हमें निकालना है तो x, ऑक्सीजन का हम जानते हैं -2 होता है, बराबर टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0, x बराबर +2। तो मैग्नीशियम का हो गया यहाँ पे +2। मैग्नीशियम यहाँ क्या है, अकेले, किसी के साथ कंबाइंड नहीं किया है। खुद के साथ कंबाइंड करे तो 0, किसी के साथ नहीं कंबाइंड करे, अकेले रहे तो भी 0। यहाँ पर क्या हो गया 0, तो 2 से घटकर हो गया 0। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसको क्या कहते हैं, देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका घटता है उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, कि उसका अपचयन हो गया, तो इसका हो गया अपचयन। ऐसे भी हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हुआ था, अपचयन। हमें निकालना ऑक्सीकरण। अब देखिए कार्बन यहाँ पर निकालेंगे, तो कार्बन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इधर आ गया था +2, यहाँ पर कार्बन का +2, यहाँ पर निकालेंगे तो ऑक्सीजन -2, तो 2 है तो -4, अब बाहर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। अब देखिए +2 से +4 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का खाली जगह है। खाद्य पदार्थ है, कुछ भी बना के घर में रखते हैं, जो तेल में बनाते हैं, पूड़ी कचौड़ी पुआ जो बना के रख देते हैं घर में, है ना। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद उस ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद उसमें से बदबू आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, खाने लायक नहीं रह जाता है। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए वो खराब हो जाता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। अब देखिए SnCl2 + 2H, SnCl2 + HgCl2 उसको रिएक्शन किया, बना H2Cl2 + SnCl4। उपरोक्त अभिक्रिया में बताना है ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत मैंने ये बताना है कि किसका ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। 4 ऑप्शन है, देख लेंगे। ठीक है, तो पहले को ऐसा प्रश्न आएगा, सीधे जाना है ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है कि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो यहाँ काम करेगा आप ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ पर निकाले तो Sn का निकाले तो क्लोरीन का होता है -1, 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा,
x जिसको निकालना है x -2, 2 क्लोरीन है बराबर 0, x बराबर +2, तो यहाँ पे हो गया क्लोरीन, यहाँ पे एस एन का हो गया +2 +2 यहाँ पर अगर निकालेंगे तो एस एन क्लोरीन 4 हो गया, तो यही एस निकालेंगे, एस एन को x मान लेंगे, 4 हो तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +4, तो 2 से बढ़कर हो गया, 2 से बढ़कर कितना हो गया, दो से बढ़कर 4 हो गया, 2 से बढ़कर हाँ 2 से बढ़कर कितना हो गया 4, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया घट गया, बढ़ गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण होगा, तो 2 से बढ़कर हो गया 4, हम बोलेंगे कि SnCl2 क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, यानी उसका ऑक्सीकरण हो गया, तो देखिए ऑप्शन है SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। अब मैं बोला था कि एक रिएक्शन में यदि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो यह बात तय है कि दूसरे का अपचयन होगा, तो HgCl2 का अपचयन हुआ होगा, एकदम कंफर्म, अगर देखना चाहे तो देख लीजिए, आंसर हो गया, ठीक है। फिर अब देख रहे हैं, बोले थे कि एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे का अपचयन होगा ही, कोई जमीन बेचेगा तो कोई खरीदेगा, ये तय है। अब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो इसका मतलब तय है कि इसका अपचयन हुआ होगा, देख ले, Hg यहाँ पर निकालेंगे तो Cl2 इसी तरह से निकालेंगे, Hg को x मान लेंगे -2, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, Hg हो जाएगा +2, यहाँ पर अगर हम निकालेंगे Hg का, तो Hg को x मानेंगे, लेकिन 2 है तो 2x हो जाएगा, क्लोरीन का -2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 2, यानी x बराबर +1, यहाँ पर हो जाएगा Hg का +1, तो 2 से घटकर 1 हो गया, 2 से घटकर 1 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है उसको बोलते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हो गया, तो इसका ऑक्सीकरण, तो इसका हो गया अपचयन, ऑप्शन ऐसा है, देखिए तो HgCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है, नहीं, HgCl2 अपचयित हो जाता है, उसका अपचयन होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। H2O2 + Cl2, उसके बाद याद रखिएगा ये जो 2 लिखा हुआ ना, ये जो 2 लिखा हुआ ये बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को, बैलेंस जो किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी बैलेंस करने के लिए क्या 2 इधर लगाते हैं, है ना, 2 3 जो भी लगाना बैलेंस करने के लिए, ये 2 अलग है ना, ये क्लोरीन 2 बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लें, नहीं, ये रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे Hg2 यहाँ पर निकलता तो हम 2x ले लिए, लेकिन यहाँ पर हम खाली x लेंगे, यहाँ 2 नहीं ले 2x नहीं कर देंगे कि Hg 2 है, नहीं, वो तो बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को, उससे कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीकरण में बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं रहता है, बैलेंस है तो ठीक, नहीं है तो पर भी कोई मतलब है नहीं बैलेंस। H2O2 ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 लेंगे कि -1, -1 लेंगे, कि H2O2 लिखा पर ऑक्साइड है ना, बताए थे ना कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 और समानता -2 होता है, तो यहाँ पर ऑक्साइड है तो -1 होगा, बोल रहा है कि H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, साफा लिख दिया है कि बताइए कि इस रिएक्शन में, कुछ नहीं बताइए हमको, सीधे हमको ध्यान दीजिए आप H2O2 पर कि H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, H2O2 पे खाली बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -1, क्योंकि पर ऑक्साइड है तो इसलिए -1, अब यहाँ पे देख ले हाइड्रोजन का यहाँ पे +1, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1, यहाँ भी हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन से तो कोई डिसाइडिंग हुआ नहीं, एक बच गया हमें डिसाइडिंग फैक्टर, ऑक्सीजन होगा, H2O2 है, हाइड्रोजन से कोई डिसाइड नहीं हुआ, हमें कोई डिसीजन नहीं मिल पाया, तो एक अन है ऑक्सीजन, उसे हमें ऑक्सीजन ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर -1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन खुद के साथ कंबाइंड किया O2 है, तो खुद के साथ है तो 0, तो -1 से हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया, माइनस था अब हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, यानी H2O2 का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, H2O2 का ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब है कि दूसरे का अपचयन भी होगा, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीकरण का कहीं ऑप्शन नहीं है, ऑक्सीकारक और अपचायक है, एजेंट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाला, मैं बोला था कि जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम बोल देंगे अपचायक, और जिसका अपचयन होगा उसको बोल देंगे ऑक्सीकारक, यहाँ पर H2O2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम इसको उल्टा बोल देंगे कि इसका अपचायक, ऑक्सीकारक जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं अपचायक, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसे बोलेंगे कि H2O2 किसके रूप में काम कर रहा है, अपचायक के रूप में, यानी दूसरे का अपचयन करवाएगा, तो किसका अपचयन करवा रहा है,
प्रश्न अगर हम आपसे पूछे तो किसका करवा रहा है, तो क्लोरीन का, दो ही तो है, H2O2 प्लस Cl2 यानी क्लोरीन, तो क्लोरीन का करवा रहा है। आपको लग रहा है कैसे सर, बता ही दीजिए। क्लोरीन का यहाँ पर कितना है, खुद के साथ कंबाइन किया हुआ तो क्लोरीन 0 0 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का -1 हो गया ना, 0 से -1 तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यानी अपचयन हो गया, अपचयन हो गया ना। तो इसका मतलब कि H2A2 क्लोरीन का क्या करवा रहा है, अपचयन करवा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। खुद का ऑक्सीकरण करके दूसरे का अपचयन करवा रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे अपचायक। अब देखिए PbO2 प्लस HCl, और देखिए यहाँ 4 लिखा हुआ है, बैलेंस किया हुआ, 4 से कोई मतलब नहीं। तो लेड डाइऑक्साइड प्लस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रिएक्शन हुआ तो बना ये है। इसमें बताना है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ, ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको बोल देंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। देख लेते हैं, लेड डाइऑक्साइड है तो लेड का निकालते हैं, लेड को जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 है तो 2 गो है तो -4, बराबर में क्या होगा, टोटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं था 0, x बराबर +4 पेन तो गिर गया, 1 मिनट रुकिएगा, नीचे चल गया, आते हैं लेके। चलिए +4, तो यहाँ पे हो गया +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर +4। यहाँ पर अगर हम लेड को देखें तो कितना होगा, तो यहाँ पे भी x मान लेंगे, लेड को क्लोरीन है, ये -1 होता है, 2 गो है तो -2 बराबर 0, यानी x बराबर +2 तो -4 से हो गया +2। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा, घट गया, तो क्या हम बोलेंगे कि इसका अपचयन हुआ, क्या बताना है, हाँ ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण तभी बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए। इसको तो 4 से 2 हो गया तो घट गया, तो हम बोलेंगे इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो घट गया, तो बोलेंगे कि लेड डाइऑक्साइड का अपचयन क्या हुआ, ऑक्सीकरण नहीं हुआ है, उसका अपचयन हुआ है। अब बचा है एक ही बचा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देख लेते हैं। हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी हाइड्रोजन +1, तो डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रोजन नहीं होगा, डिसाइडिंग फैक्टर होगा क्लोरीन। तो क्लोरीन यहाँ पर -1, यहाँ पर क्लोरीन खुद के साथ कंबाइन किया तो 0, तो क्लोरीन -1 से हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, यानी HgCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीकृत हो गया उसका। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। जरूरी नहीं है कि उसमें H ही डिसाइडिंग फैक्टर हो, HCl है तो H से डिसाइड कर ले या Cl से कर ले, जिससे हमें रिजल्ट आ जाएगा उससे डिसाइडिंग फैक्टर वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ तो क्लोरीन पर गए, क्लोरीन डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, तो हम कहेंगे कि HCl का ऑक्सीकरण हुआ। अब ये थ्योरी वाला प्रश्न है, ये में रिएक्शन नहीं है, इसमें साफा 3 पॉइंट याद है ना आपको, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, सॉरी आगे ऑक्सीकरण वाला बोल देते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। याद है कि नहीं, नहीं याद है तो एक बार दिखा देते हैं, भूल गए, यही 3 पॉइंट है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, यही 3 पॉइंट याद करना है। थ्योरी वाला प्रश्न में सिर्फ 3 पॉइंट, बाकी कोई मतलब नहीं, बाकी कोई मतलब नहीं, 3 पॉइंट से। ऑक्सीडेशन नंबर कब काम करता है, जब रिएक्शन वाला प्रश्न होगा तब, रिएक्शन वाला नहीं है तो हम इसी पॉइंट से बना लेंगे। देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, वर्ड पकड़िए, क्या सही नहीं है। 4 को दिया ऑप्शन, उसमें से एक जो है सही नहीं होगा, बाकी 3 सही होगा, तो जो सही नहीं है उसको पकड़ना है हमको। तो चलिए, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि, अनुवृद्धि मतलब ऑक्सीजन की हो गई वृद्धि, यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, या उसमें से हाइड्रोजन हटने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। हाँ सही है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, तो बी ये सही है। बी पर देखते हैं, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है, देखिए ये क्या होगा, ऑक्सीकारक वाला बात हो गया, कि दूसरे का ऑक्सीकरण कराए उसको हम ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो
खुद का ऑक्सीकरण नहीं करा रहा, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए है ना ऑक्सीजन देता है यानी दूसरे को दे रहा है, यानी वो इसका मतलब होगा ऑक्सीकारक होगा, दूसरे को ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है यानी दूसरे का हाइड्रोजन को हटाता है, उससे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ऑक्सीकरण नहीं ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, सही लिखा हुआ है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, नहीं गलत है, हाइड्रोजनीकरण है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है ना, सी गलत होगा। वनस्पति तेल क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है ना निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ संयोग करके उसे वनस्पति घी में बदल देता है, यानी उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो उसका हम ऑक्सीकरण नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे कि उसका अपचयन करता है, ये गलत है ना, तो सी गलत हो गया, आंसर हमारा यही सही हो गया। मैं निकालना था यही कि कौन सही नहीं है। अब डी ऑप्शन है तो देख लीजिए सही होगा। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है, सही है, धातुओं में जंग लगता है, ऑक्सीजन उसे मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है धातुओं के साथ, तब उसमें जाकर जंग लग जाता है, तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो थ्योरी वाला प्रश्न ऐसे ही रहता है, 3 पॉइंट याद है, सारा थ्योरी वाला प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, बस ऐसे लिखा प्रश्न देखें ऑक्सीकरण, बस 3 पॉइंट याद रखिए। जब थ्योरी वाला प्रश्न 3 पॉइंट, रिएक्शन वाला प्रश्न है सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर पर जाना है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही 3 पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, एकदम गलत है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वृद्धि होगा कि कमी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है न कि वृद्धि, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रोटॉन से तो कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा है। ठीक है, तो पेयजल के शुद्धिकरण के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जब जल के साथ मिलता है ना तो कैल्शियम आयन और हाइपोक्लोराइट आयन मुक्त होता है, जब ये जल के साथ जाएगा तो कैल्शियम आयन कैल्शियम +2 और क्लोरीन हाइपोक्लोराइट आयन ClO-1। ये जो हाइपोक्लोराइट है ना ये दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का अपचयन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन कहलाता है। यदि कोई पदार्थ दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का लेना अपचयन, इलेक्ट्रॉन लिया दूसरे तो खुद का अपचयन किया, तो इलेक्ट्रॉन जिससे लिया इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो दूसरे का ऑक्सीकरण हुआ होगा, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करा गया, दूसरे का ऑक्सीकरण करवा दिया, है ना, और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, यानी ऑक्सीकारक बोलेंगे। तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो पानी के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा जो है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो पानी को, जैसे में ब्लीचिंग पाउडर, उसमें ऑप्शन 1 हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग सिर्फ पेयजल के शुद्धिकरण के लिए नहीं होता, व्यवसाय के क्षेत्र में जैसे कपड़ा को ब्लीच करने के लिए होता है, चेहरा को भी ब्लीच किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पे हम 2 बंधन के बारे में बात करेंगे, जो चैप्टर का नाम लिखे थे ना 4 चैप्टर, उसमें से एक चैप्टर खत्म, ऑक्सीकरण अपचयन वाला सारे प्रश्न हो गया, जितना ये प्रश्न पूछा था ALP में, NTPC, JEE में, RPF में, मतलब कांस्टेबल SI दोनों में। ग्रुप डी का यहाँ पर प्रश्न नहीं ले रहे हैं, ग्रुप डी में बड़ी प्रश्न पूछा रहा था, उसको अलग ही सेट हम करा देंगे। अब हम बात करेंगे 2 यहाँ पे आएगा केमिकल बॉन्ड में 2 बॉन्ड हमें समझना है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, जिसे 3-4 प्रश्न अभी आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 बंधन के बारे में, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, यही 2 बंधन है, इस पर हम बात कर लेते हैं। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन में क्या होता है समझते हैं। आयनिक बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा नहीं, माने A और B 2 परमाणु है तो A यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो B इलेक्ट्रॉन उसको लेगा, लेकिन B A को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, यानी एक तरफा होता है, या तो देगा या तो लेगा। लेकिन सहसंयोजक बंधन में लेना देना नहीं होता है,
पार्टनरशिप होता है ना, साझेदारी होता है। कैसे से समझते हैं? आयनिक बंधन है, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 11 परमाणु संख्या होता है, अगर तोड़ेंगे हम इसे तो 2 8 1। क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का होता है 17, 2 8 7। अब देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो न ए अस्टेबल है नहीं ए अस्टेबल है, दोनों ही अनस्टेबल है, स्थिर है, मतलब अस्थिर है, सॉरी अस्थिर है। और कोई भी परमाणु जो है स्थिर होना चाहता है। कब स्थिर होगा? जब उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। जैसी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं वह परमाणु अस्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे दोनों में से कोई स्टेबल नहीं है। तब दोनों में क्या होगा? ए सोचेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो 7 हमें कम हो रहा है, तो 7 तो कोई देगा नहीं और हमें लेने में उतना क्षमता भी नहीं है। तो ये सोचेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा। तो दे देगा तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में 8 हो जाएगा, फिर बाह्यतम कक्षा ए नहीं रहकर ए हो जाएगा, तो इसका भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ सोडियम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन से सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो सिर्फ एक तरफा होता है, चाहे तो देगा या तो लेगा, ठीक है। तो कैसे बंधन बनेगा इन लोग के बीच में? अगर बंधन समझे तो कैसे इन लोग के बीच बंधन बनेगा? तो सोडियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। ए जो है 1 इलेक्ट्रॉन अपना वाला इसको दे देगा और बंधन बना लेंगे और NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है इसको यहां से यहां इसको दे देगा कि लो भाई तुम अपना काम कर लो। एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और दोनों के बीच क्या हो जाएगा? बंधन बन जाएगा, है ना। बंधन बनेगा तो बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। और ये जो बंधन होगा मजबूत होगा, है ना, क्योंकि इसके पास साझेदारी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? दिया है, स्वतंत्र रूप से दे दिया है, और अपनी भी इसलिए दिया है ताकि हम अस्टेबल हो जाए, ये भी इसलिए लिया है ताकि हम अस्टेबल हो जाए। तो इनके बीच जो बाउंड बनेगा इस बाउंड को बोलते हैं आयनिक बाउंड, है ना, आयनिक बंधन। और ये बंधन जो होता है मजबूत होता है, ये हाल टूटता नहीं, लेकिन सहसंयोजक बंधन बहुत कमजोर होता है, क्योंकि यहाँ पर लेन देन नहीं होगा, यहाँ पर पार्टनरशिप होगा। यहाँ पे दोनों ही पार्टी, है ना, दोनों ही परमाणु मजबूत होंगे। और जब दोनों आदमी मजबूत होता है तो क्या होता है ना, वहाँ पे पार्टनरशिप ही होगा। थोड़ा सा एने ओने होगा तो तुरंत पार्टनरशिप टूटेगी, है ना। यही है हाल यहाँ पे सहसंयोजक बंधन में। यहाँ पे जैसे अब ले नाइट्रोजन गैस N2 या CH4 ले लेते हैं, मीथेन। जैसे N2 है, 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 और 5। एक और नाइट्रोजन है तो 2 और 5, यानी इसके भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ये इससे बोलेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन दे, वो बोलेगा कि नहीं देंगे भाई तुम ही दे दो, है ना। तो दोनों ही मतलब ऐसा स्थिति में न तो देगा न तो एक दूसरे को देगा लेगा। एक ही ऑप्शन बचता है कि पार्टनरशिप करें, है ना। तो फिर दोनों में क्या होगा? सहमति ये होगा कि नाइट्रोजन बोलेगा, दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। एक और नाइट्रोजन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? ये कहेगा कि भाई हम, ये बोलेगा कि दे दो, ये भी नहीं बोले देगा, ना ये देगा। तब दोनों में सहमति होगा कि 3 हाथ तुम होने से दो, 3 हाथ हम अपना बढ़ाते हैं, और तीनों एक हाथ को पकड़े रहेंगे, है ना। तुम भी 8 रहोगे फुलफिल, हम भी 8 रहेंगे फुलफिल, है ना। तो हम लोग दोनों स्टेबल हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये बंधन कमजोर होता है, तो क्या होगा कि एक हाथ ई बढ़ाएगा इधर, एक हाथ ई भी बढ़ाएगा, ई करते हैं, तीनों हाथ इधर से 3 हाथ इधर से, और दोनों मिले रहेंगे, पकड़े रहेंगे। तो ये बंधन जो है क्या हो गया? पार्टनरशिप हो गया, सहसंयोजक बंधन। इसलिए ये बंधन जो होता है कमजोर होता है, जबकि ये बंधन मजबूत होता है। इसने क्या किया? दिया है खुद को स्टेबल होने के लिए, और ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बंधन होता है आयनिक बंधन मजबूत होता है, जबकि सहसंयोजक बंधन कमजोर होता है। जैसे ऐसे समझे ना, सिंपल समझ लेते हैं क्या जा रहा है, समझे कि छोड़ दें? इतना समझ आ रहा है, समझा देते हैं। जैसे ऐसे समझे कि एक व्यक्ति के, समझ गए? इतना हो गया सारा, आप समझा दिए, सिर्फ एक ऐसे थोड़ा समझा देते हैं ना। गांव में आसपास में देखे ही होंगे। मान लें कि एक व्यक्ति का यहाँ पे घर है, ठीक है,
व्यक्ति ए है जिसका एक घर है, एक व्यक्ति बी है जिसके पास इस ए के घर के बगल में छोटा सा एक घर है, मतलब सॉरी जमीन है, मान लीजिए 1 डिसमिल थोड़ा सा जमीन है, ये बी है, ठीक है। अब ए का घर है यहाँ पे, तो इसका जानवर भी होता होगा, गाय भैंस बकरी होता है। तो मान लीजिए कि इसमें से इसका जमीन है 1 डिसमिल थोड़ा सा है, तो सब्जी उब्जी रोपा होगा, तो इसका बकरी खुलकर इसका चर जाता है, तो बार बार ए और बी में लड़ाई होते रहता है ना। तो सोचे दोनों, फिर बात का होता है कि भाई दोनों बात करेंगे, बोलेगा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा तो तुम्हारा जमीन है ये है, तुम मुझे हमको दे दो, काहे यहाँ पे रहोगे, बार बार लड़ाई होगा। तो बी भी सोचेगा ठीक ही बात है, बी जो है ए को इस जमीन को सौंप देगा, तो खुद भी समथिर हो जाएगा, ये भी समथिर हो जाएगा, तो ए तो स्टेबल हो गए है ना, ज्यादा अस्थायी हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब दूसरा सोचिए, ए और बी दोनों फिर यहाँ पे है, मान लीजिए अब ये जमीन है, ए का जमीन है और ये बी का जमीन है ना, ए है और ये बी है, इसके पास भी 5 कट्ठा जमीन है, इसके पास भी 5 कट्ठा जमीन है ना। अब मान लीजिए दोनों घर बनाना चाह रहे हैं, ए यदि बी से बोलेगा कि भाई हमको घर बनाने यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता चाहिए, तो ऐसा करिए इतना जमीन आप बेच दीजिए, हम ले लेते हैं। ये बी बोलेगा भाई तू ही बेच दे, हमको भी जरूरत है, तो कोई नहीं बेचेगा, ताकि दोनों यहाँ पे मजबूत है, दोनों ही मजबूत स्थिति में, दोनों के पास 5-5 कट्ठा है। तो फिर दोनों में क्या सहमति होगा, तब सहमति होगा कि भाई ऐसा करते हैं कि 3 डिसमिल तू छोड़ दो, बोलो 3 मतलब डिसमिल जब भी होगा रास्ता छोड़ने के लिए 3 फीट है ना, 3 फीट तुम छोड़ दो, 3 फीट हम छोड़ देंगे, और दोनों में क्या होगा, पार्टनरशिप हो जाएगा, मतलब अब इतना दूर में हम लोग रहेंगे, है ना। तो ए हो गया, ये जो है ना मजबूत नहीं है, कब टूटेगा, हमेशा लड़ते रहेंगे दोनों, बोलेगा तुम्हारा ये वो का है, मेरा भी है, मतलब हमेशा बंधन कमजोर रहेगा, है ना। यही है यहाँ पे, ये कमजोर है जबकि ये मजबूत है, ठीक है। आयनिक बंधन से जो यौगिक बनता है उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं, जबकि सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक बनता है उसको सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। दोनों यौगिक का गुण देख लेते हैं, ठीक है, यहीं से समझ भी आ जाएगा, याद रखिए 2-3 गुण तो यहीं से निकल जाएगा। आयनिक बंधन कमजोर होता है, ठीक है, तो आयनिक यौगिक जो होंगे, सॉरी आयनिक बंधन मजबूत होता है ना, मजबूत होता है, तो आयनिक जो यौगिक होगा, आयनिक बंधन से जो यौगिक निर्माण होता है, जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक यौगिक, और सहसंयोजक बंधन से जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक, आयनिक जो बंधन था वो क्या था, मजबूत था, तो आयनिक यौगिक भी क्या होगा, कठोर होगा, कठोर परंतु भंगुर, याद रखिएगा, कठोर परंतु भंगुर होता है। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, सारा प्रश्न इसी से बनेगा, है ना। अब देखिए मजबूत है, कठोर है, पूरा ठोस अवस्था में है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। तो आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। जल में याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक, जैसे नमक आयनिक यौगिक है, NaCl, नमक जो होगा जल में घुलनशील होगा, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होगा। जल में घुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक में जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, घर में आप पेट्रोल है ना, गाड़ी में से निकालिए पेट्रोल, उसमें नमक घोल के देखिए, नहीं घुलेगा, क्योंकि वो कार्बनिक विलायक है। जल नमक जब भी घुलेगा, आयनिक यौगिक जब भी घुलेगा, जल में घुलेगा। याद रखिएगा जल को ध्रुवीय विलयन कहते हैं, ध्रुवीय विलायक, और इसको बोलते हैं अध्रुवीय विलायक। ऐसा भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ना होगा तो लिख लीजिए, जल को बोलते हैं ध्रुवीय, लिख लीजिए ध्रुवीय विलायक, और कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक लिख दें कि लिख दीजिएगा, ध्रुवीय, ध्रुवीय विलायक लिख लीजिएगा, है ना। और ये उसको बोलते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक। विलायक मतलब जिसमें विलय घूरता है ना। विलयन में 2 चीज होता है, विलायक और एक होता है विलय। विलायक जैसे चीनी और पानी को घोलेंगे तो पानी जो हो गया विलायक, और चीनी जो होगा विलय यानी घुले हुए पदार्थ, है ना, विलायक। तो आयनिक यौगिक जल में घुल जाएंगे, लेकिन कार्बनिक विलायक यानी ध्रुवीय विलायक में, जिसमें ध्रुवीय विलायक उससे बोलते हैं जिसमें आवेश होता है, जैसे जल है तो ध्रुवीय विलायक है, एक उस पर आवेश हो, जैसे H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस में टूटेगा, जबकि पेट्रोल उसमें कोई आवेश नहीं होता उस तरह से, उसमें अध्रुवीय उसको विलायक बोलते हैं। जैसे पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, तो उसमें कोई आवेश नहीं होता उसके ऊपर, तो इसलिए उसको बोलते हैं अध्रुवीय, अध्रुवीय विलायक या कार्बनिक विलायक बोलते हैं। जल में घुलनशील परंतु अकार्बनिक विलायक जैसे पेट्रोल, मिट्टी के तेल में अघुलनशील होते हैं। इसमें क्या हो गया, ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखिएगा।
ठोस अवस्था में नमक है, जैसे नमक जब ठोस है, पैकेट एकदम तुरंत लिए और एकदम सूखा हुआ है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो नहीं प्रवाहित होगा, लेकिन उसमें थोड़ा पानी छीट दें, नमी उसमें गलित अवस्था में ला दें या जलीय विलयन उसको कर दें तो उसमें विद्युत का संचालन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका ठीक उल्टा है, ये क्या होता है, इसका बंधन कमजोर होता है, ये नहीं, ये समानतः नरम होता है, ये कठोर तो ये समानतः नरम। अभी नरम है तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होते हैं। जल, देखिए इसका ठीक उल्टा, ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। ठीक है, कार्बनिक विलायक है ना, ध्रुवीय विलायकों में। जैसे थर्मोकोल, देखे थर्मोकोल तो घर में रहते हैं, जैसे कपड़ा लिए कुछ में या कोई सामान लिए तो उसमें थर्मोकोल मिलता है ना, जिसे गद्दी बोलते हैं, है ना, नहीं देखे, थर्मोकोल नहीं समझ रहे, थर्मोकोल है ना, जैसे कपड़ा लेते हैं ना तो उसमें निकलता है ना गद्दी की तरह, उसको अगर पेट्रोल में डालिएगा ना तो पूरी तरह से घुल जाएगा, पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि वो अध्रुवीय पदार्थ है। अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा, कार्बनिक विलायक में ही घुलेगा। ये जल में अघुलनशील प्रति कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, याद रखिए, यही 4 पॉइंट याद है तो सारा प्रश्न बन जाएगा। अब हम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, चलिए यही प्रश्न है 9 नंबर। सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। बात सही है। इस सहसंयोजक बंध कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, है ना, साझेदारी होता है ना, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, यही बात किए थे, पार्टनरशिप होता है। ऐसा क्यों होता है, पार्टनरशिप क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अस्टेबल हो जाए, इसलिए करते हैं। निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्य, भरे हुए किस कोष को प्राप्त करने के लिए, तो बाह्यतम, यानी भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बाह्यतम कोष। संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली जगह मौजूद होते हैं, ये तो बहुत सेट नंबर 4 में भी बात किए थे, 5 में भी बात किए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन संयोजकता पर खूब बात की है ना, बढ़िया समझाए थे। तो याद है संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से किस कक्षा में पाया जाता है, पहली कक्षा में या सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में। तो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे सोडियम है तो 11 है, तो कैसे होगा, मान लीजिए परमाणु है तो परमाणु का ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यही हो गया ना। जैसे पहली कक्षा में सोडियम को तोड़ेंगे तो 2 8 1, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी वाला, जो बाहर के जो कक्षा है ये, उसी को बोलते हैं संयोजी कक्षा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में रहता है, परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में, बाह्य कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें आयनिक यौगिक के 3 गुण होगा, एक नहीं होगा, वो चुन नहीं है, ये चुनना है। तो आयनिक यौगिक है 4 पॉइंट मैंने बताया था, 4 गो ऑप्शन भी है। 4 पॉइंट क्या बताए थे कि आयनिक यौगिक कठोर परंतु भंगुर, है ना, कठोर होते हैं मगर भंगुर होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में, गलित अवस्था, गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। और क्या बताए थे, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, बताए थे। ये जल में घुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, यही 4 पॉइंट बताए थे। अब देखिए क्या क्या लिखा, पानी में घुलनशील यानी जल में घुलनशील, और पेट्रोल में अघुलनशील, बताए ना, कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील, वहां पे लिखा हुआ पेट्रोल या मिट्टी का तेल, बेंजीन, ये सब क्या है, अकार्बनिक विलायक है, ये सही है। कम गलनांक और क्वथनांक एकदम गलत है ना, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि ये कठोर होता है, ये गलत हो गया। यही तो हमें चुनना भी था कि कौन गलत है, तो बी आंसर सही हो गया। ठोस और मजबूत, मजबूत नहीं होता, भंगुर होता है, पर ये भी थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, पर सबसे ज्यादा गलती ये है ना, उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, कठोर परंतु भंगुर होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मतलब मेरा से नहीं मिस्टेक हुआ है, जब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, कब पूछा हुआ था, आरआरबी एलपी 2018, है ना, तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा था ना एग्जामिनर, उससे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको लिखना चाहिए था ठोस और भंगुर, और सही आंसर ये होगा क्वथनांक, ये पूरा, ये तो पूरा ब्लंडर है, एकदम गलत है पूरा। बेंजीन में सिग्मा और पाई, ये सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी है, तो बाउंड समझते हैं, सिग्मा बाउंड, पाई बाउंड, ये समझते हैं, देखिए समझते हैं,
सिंगल बाउंड हो, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, यही होता है। जब सिंगल बाउंड हो तो सिर्फ उसमें सिग्मा बाउंड होता है। सिंगल याद रखिए, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा, है ना। इसमें सिर्फ होगा सिग्मा बाउंड। इस एक सिंगल बाउंड तो एक सिग्मा बाउंड। डबल बाउंड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, एक पाई बाउंड। ट्रिपल बाउंड है तो एक सिग्मा और दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई। सिग्मा हमेशा एक ही होगा, ठीक है। सिंगल बाउंड है तो वहां पर खाली सिग्मा होगा। डबल बाउंड है तो उसमें एक सिंगल, एक सिग्मा और दो एक पाई होगा। ट्रिपल बाउंड यदि कहीं आपको दिखने को मिलेगा तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई बाउंड होगा। यहाँ पर मेरे प्रश्न है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। इसमें बता रहा है कि कितना सिग्मा बाउंड है और कितना पाई बाउंड है। देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यदि बनाए तो ऐसे बनेगा, कार्बन, कार्बन यहाँ भी सब जगह कार्बन रहेगा, कार्बन। हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ डबल बाउंड होगा, सॉरी, यहाँ डबल बाउंड, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हो गया पूरी तरह से स्ट्रक्चर तैयार। अब देखिए सिग्मा बाउंड कितना है, सिग्मा बाउंड, तो जहाँ सिंगल सिंगल बाउंड है वहां पर सिग्मा, और जहाँ डबल बाउंड है वहां पर एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पर सिग्मा 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बाउंड, जहाँ एक सिंगल सिंगल बाउंड है। अब यहाँ पर क्या डबल बाउंड है तो उसमें एक सिग्मा होगा ना, एक सिग्मा एक पाई। तो यहाँ पर 6 था, हो गया था एक 7, यहाँ पे अकेले बाउंड है तो 7 8, यहाँ पर 2 हुआ तो एक सिग्मा 9 10, यहाँ पे एक सिग्मा होगा 11, यहाँ पे एक 12, तो 12 सिग्मा, सिग्मा 12। पाई कितना हो गया, तो डबल बाउंड कहाँ कहाँ है, डबल बाउंड यहाँ है, एक यहाँ यहाँ। डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड में ही पाई बाउंड होता है, सिंगल बाउंड में नहीं होता। तो डबल बाउंड हुआ वहां पे एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे एक पाई यहाँ, दो पाई, एक पाई यहाँ, 3 पाई, तो 12 सिग्मा और 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाए तो एक और प्रश्न देख लीजिए। जैसे में क्या ले ले, मीथेन, मीथेन तो सिंपल है ना, उसमें खाली सिग्मा बाउंड है, 4 सिग्मा बाउंड। इथीन ले लेते हैं, है ना, C2H4। इसमें बताइए कितना सिग्मा और कितना पाउ, कितना पाई। तो कार्बन डबल बाउंड, कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो पहले सिग्मा निकालना था। देखिएगा सिंगल बाउंड कहाँ का है, एक सिंगल एक सिंगल एक सिंगल एक से, तो 4 सिंगल, यहाँ डबल है तो एक सिंगल भी आएगा, तो एक तो 5 की कितना सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा बाउंड हो गया 5, टोटल 5। और पाई बाउंड कितना हो जाएगा, एक ही है ये डबल बाउंड, तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, तो पाई एक बाउंड हो गया, सॉरी पाई बाउंड क्या हो गया एक। समझ पाए, समझ गए होंगे। अब देखिए निम्न में से त्रिसंयोजक यानी ट्राइवेलेंट, त्रिसंयोजक मतलब होता है कि जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तत्व कौन सा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेंगे किसके 4 ऑप्शन है, उसमें से किस में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, देख लेते हैं। बोरॉन का कितना होता है 5 2 3। इंडियम है, इंडियम का 49 होता है, 49 को तोड़ेंगे तो 2 8 2 8 18 18 और 36 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 आ गया। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है वो है ये सभी, इसका मतलब सभी आएगा, 2 में आ गया। एल्युमिनियम है तो 13 2 8 3, यानी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी सभी। तो जितना भी तत्व दिया है वो सभी क्या है, त्रिसंयोजक तत्व है। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक के बारे में बताना है, क्या क्या लिखा हुआ है देखना है। तो जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, बात किए थे कि सहसंयोजक जो बंध बनता है उसमें पार्टनरशिप होता है, साझेदारी होता है, सही है। बी ऑप्शन इनमें से सभी, अब सभी है तो अब 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऑफ देख लेते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, एकदम सही है ना, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यानी सभी सही है, सब सही है ना। 4 पॉइंट जो हमने बताया था वो चारों पॉइंट याद रखिएगा, सारा प्रश्न बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म है, आयनिक यौगिक, है ना। तो आयनिक यौगिक 4 पॉइंट बताए थे, है ना। क्या होता है, कठोर परंतु भंगुर, और क्वथनांक और गलनांक उच्च, और क्या बताए थे, विद्युत के सुचालक ठोस अवस्था में या गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक। और क्या बताए थे, जल में घुलनशील परंतु कार्बनिक विलायक में अघुलनशील, जैसे पेट्रोल मिट्टी का तेल इस समय, जैसे बेंजीन इस समय अघुलनशील। अब देख लेते हैं
इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, एकदम सही है। कौन सा गुणधर्म है? ए सही हो गया। अब बाकी तो सब गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी देख लेते हैं, सब गलत होगा। यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता, एकदम गलत है। कठोर परंतु भंगुर, आसानी से टूट जाता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, एकदम गलत है ना। गलित अवस्था या जलीय विलयन में, ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालन नहीं करते हैं, तो गलत है। यह मिट्टी के तेल या पेट्रोल में विलायक, यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होते हैं, एकदम गलत। सिर्फ जल में घुलनशील, बाकी कार्बनिक विलायक जैसे मिट्टी का तेल पेट्रोल में अघुलनशील, तो गलत है। तो सही कौन हो गया? ए। बेकिंग सोडा का सूत्र है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं इसको। बेकिंग सोडा को क्या क्या नाम बोलते हैं? इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा। खाने वाला लिख दें, वाला है ना, सोडा। और क्या बोलते हैं इसको? मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा, मीठा सोडा उपयोग करते होंगे घर में, खूब होता है ना। पूरी कचौड़ी जब बनता है तो सोडा डालाता है थोड़ा सा ना, कि ताकि फूले अच्छा सा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। या दाल बनाने में डाला जाता है मीठा सोडा, ताकि आसानी से सीन जाए, पक जाए। खाने वाला सोडा धोवन सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा ये है, Na2CO3, है ना। धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। और इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। इसको बोलते हैं धोवन सोडा। धोवन, धावन लिखा जाता है, धावन, धावन है ना, लिख दीजिए धोवन, धोने वाला लिखिए, याद रखिए, लिखा जाता है धावन सोडा, है ना, धावन सोडा। या इसको बोलते हैं मीठा सोडा, इसको बोलते हैं खारा सोडा, खारा सोडा, खारा सोडा। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछता है Na2CO3 में, बोलेगा कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसी का उपयोग किया जाता है, धोने वाला सोडा का, खारा सोडा का, Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जल में दो प्रकार की कठोरता, एक तो अस्थायी होता है जिसे गर्म करके उसको, उस कठोरता को दूर कर सकते हैं। एक होता है अस्थायी कठोरता, यानी अस्थायी, उसमें खारापन होता है। जैसे अगर कहीं ऐसा पाए होंगे, जिसे गांव में ऐसा होता है कि पानी जहाँ खारा होता है ना, उसमें कपड़ा आप साफ करेंगे ना, धोएंगे तो कपड़ा साफ नहीं हो, कपड़ा का मैल नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें कठोरता है, उसमें खरापन है। तो उस क्या किया जाता है, घर में जो माँ लोग होती है, उससे पहले होता था, अब तो खारा पानी नहीं है। मेरे गांव में ऐसा था एक जगह पोखरा, तो वहाँ पे इतना खारा पानी था, उसमें कपड़ा साफ ही नहीं होता था, तो सब सोडा डालते थे। कौन सोडा? धोने वाला सोडा, Na2CO3, ताकि उसकी खरापन दूर हो जाए। जिससे खरापन दूर होगा फिर कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का उपयोग, सबसे ज्यादा उपयोग इसका अगर बेहतर उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में। खाने वाला चीज में भी किया जाता है, पाव रोटी में, ब्रेड में, पूड़ी कचौड़ी बनाने में, इस सब में किया जाता है। लेकिन अगर लाइफ में सबसे अच्छा उपयोग इसका है तो इसमें है, अग्निशामक यंत्र में, है ना। इसका उपयोग सोडियम बाई बेकिंग सोडा की बोल रहा है, NaCO3 का, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ये है अग्निशामक यंत्र, उपयोग किए हैं कभी? नहीं किए? चलिए, क्या होता है, इसके अंदर वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल है, सॉल्यूशन है, उसी का लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे कैसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वही है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, घोल है इसमें। ठीक है, ऐसी रहता है अंदर की ओर, और इसमें एक लटका उसमें रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, अम्ल भी अम्ल रहता है, हर में अलग अलग भरा जाता है। अभी जो है इसके क्या, जब आग लगती है तो लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से चापते हैं, जैसे चापेंगे तो ये ऊपर उठेगा, तो ये इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ये साथ में मिलकर बाहर निकलते हैं। जैसे ये दोनों साथ में मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिससे आग जो है बुझ जाता है। H2SO4 है, क्या है, सो बेकिंग सोडा है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्लस H2SO4 के साथ ये मिलकर बाहर निकलता है। जैसे ही H2SO4 के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, Na2SO4 प्लस जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको क्या करता है, बुझा देता है ना।
इसलिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है, तो ये पता ही होगा, है ना, CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का चूर्ण होता है। ये जिप्सम होता है, एक बार ये जब मतलब इसको भिंगा दिया जाए और उसके बाद ये सूख जाएगा ना तो बहुत हार्ड हो जाता है। इसका उपयोग जब हड्डी टूट जाता है, किसी का हाथ पांव टूट जाता है, उसमें किया जाता है उसको प्लास्टर करने के लिए, या फिर मूर्ति बनाने के लिए, है ना, सांचा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि एक बार ये ठोस होता है बहुत, जब एक बार ये जिप्सम की तरह होता है, जब एक बार ये सूख गया तो बहुत ही ठोस हो जाता है, खाली फिर टूटेगा नहीं। क्या होता है इसका सूत्र, CaSO4 ½ H2O, ½ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ATM गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली जगह को मापने की इकाई है। ATM वो ATM नहीं है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, वो ATM पैसा निकालने वाला नहीं है ना। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट सी लेवल, यानी समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब की बात किया जा रहा है। दाब क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब को P से सूचित करते हैं, यानी P बराबर क्या बोल रहे हैं, F/A, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। अब इसका मात्रक निकालना चाहता निकाल लीजिए। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है दाब का SI मात्रक, इसी को बोला जाता है पास्कल, पास्कल बोला जाता है, जिसे PA से सूचित करते हैं, PA पास्कल। एक ATM बराबर होता है 1 ATM बराबर होता है 1 ATM बराबर 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। तो क्या हो गया, ATM किसको लिए, किसका मापा जा रहा है, किस बोला कि ATM का प्रयोग किस चीज के मापने के लिए किया जाता है, तो दबाव मापने के लिए किया जाता है। कहाँ पे, समुद्र की सतह पर। जैसे नहीं तो दूरी मापने की SI मात्रक क्या था, मीटर होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का इकाई है ना। उसी तरह ATM भी है, पास्कल है, लेकिन ATM भी समुद्र की सतह पर दाब को मापता है। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, किण्वन प्रक्रिया क्या है कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या किया जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया हो जाता है। जैसे शराब का निर्माण किण्वन की प्रक्रिया से ही होता है, दही बनता है किण्वन की प्रक्रिया से होता है। उसमें क्या होता है, पदार्थों को गलाया जाता है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, है ना, सड़ा कर उसको एकदम सूक्ष्म जीव उसको तोड़ के उसको बनाते हैं शराब, जिसे दारू बोलते हैं ना, दारू शराब। तो किण्वन की प्रक्रिया की जो खोज किए थे वो लुई पाश्चर थे। लुई पाश्चर ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। तो ये पूछ रहा है किसने खोज की थी, लुई पाश्चर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र है, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम है हाइड्रोक्साइड है, यानी OH है। मैग्नीशियम की 2 होता है संयोजकता, इसका 1 होता है। रिएक्शन लिखने में इसका वाला यहाँ चल जाता है, इसका वाला यहाँ चल जाता है, तो क्या हो जाएगा, MgOH का होल 2 हो जाएगा। देखिए तो MgOH का होल 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में पता है, पदार्थ का डिफिनेशन बताइए, याद होगा। वह हर चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लास्ट लाइन जरूर याद रखिएगा, सिर्फ यही याद रखिएगा कि वह हर चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें आयतन होता है, पदार्थ कहते हैं। बहुत चीज ऐसा है जो आपको पता नहीं चलेगा कि स्थान घेर रहा है कि नहीं। जैसे हवा, आप बोलिएगा स्थान नहीं घेर रहा, तो ज्ञान इंद्रिया महसूस कर रही है ना। तो ज्ञान इंद्रिया, कोई भी ज्ञान इंद्रिया आपके शरीर की कोई भी, कितनी ज्ञान इंद्रिया, 5 है, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया में से कोई भी ज्ञान इंद्रिया, एक या एक से अधिक ज्ञान इंद्रिया यदि किसी चीज को महसूस कर रही है, तो उसका मतलब वो पदार्थ है। ठीक है, जैसे हवा, लगेगा कि हवा स्थान नहीं घेर रहा है, लेकिन हवा जब बहती है तो हमें त्वचा को स्पर्श होती है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। प्रकाश, जैसे लाइट ही अभी जल रहा है, तो हमारे ज्ञान इंद्रिया इसे महसूस कर रही है। हमारे त्वचा पे लग रही है तो हमें पता चल रहा है कि प्रकाश है। आंख हमें देख भी रहा, मेरी जो आंख है, आपकी आंख है, सबकी आंख लाइट को देख भी रहा। इसका मतलब क्या है कि ये पदार्थ है ना। ऊर्जा भी कहते हैं लोग कि पदार्थ नहीं है, एनर्जी भी पदार्थ है ना।
जैसे विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक है ना एनर्जी। छू के तार को देखिए, मारेगा झटका तुरंत है ना, झटका मारा क्यों, इसका मतलब पदार्थ है, हमारी त्वचा उसे महसूस कर पाई। अब उस एनर्जी के अधिकांश बुक में आप देखिएगा कि एनर्जी को बताता है कि पदार्थ नहीं है, पदार्थ है, उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए कि आप वीडियो देख लिए मोटिवेशन वाला, और उसमें जो मोटिवेट कर रहा है व्यक्ति, उसमें पूरा एकदम डायलॉग उलॉग मारा, आसान है 4 बार बोला है ना, तुम ही करोगे, तुम करोगे डायलॉग मारा, आपके अंदर एनर्जी आ गई है ना, और फिर आप किताब को भी एकदम लेकर बैठ गए कि अब तो यूपीएससी हम क्लियर करके ही रहेंगे है ना, कलेक्टर बन के ही रहेंगे। वो एनर्जी अलग है, वो तो व्यक्तिगत एनर्जी हो गई ना, वो तो आपने एक वीडियो देखा, आपके अंदर एनर्जी आई है ना, पॉजिटिव एनर्जी, वो अलग है। हम उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो भी पदार्थ है। याद रखिए पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। 2 और है अवस्था, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था है। एक तो चौथी अवस्था प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था है बीईसी यानी बोस आइंस्टीन पार्टिकल बोलते हैं, असंघनित बोलते हैं उसको। तो मुख्य रूप से 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। प्लाज्मा के बारे में यदि जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सोलर सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिएगा ना प्लेलिस्ट में जाकर, ज्योग्राफी का, तो उसमें बात किए हैं प्लाज्मा के बारे में। लेकिन जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है, तो फालतू चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, फालतू नहीं है, मतलब नॉलेज क्या चीज़ है, मगर बाद में देख लेंगे क्या जरूरी है। मुख्य रूप से 3 चीज़ ही पढ़ना है, पढ़ लेते उसके बारे में आगे। तो ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस क्या होता है, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे बोलते हैं ठोस, है ना। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है ना। जैसे द्रव है तो जिस बर्तन में आप रखिएगा उसी का आकार वो ले लेगा। जैसे अभी ये पानी है, अभी गिलास में है, तो ये पानी का आकार गिलास की तरह है। अब इसको हम जाकर बाल्टी में डाल लें, इसका आकार बाल्टी की तरह हो जाएगा, है ना। आयतन फिक्स रहेगा, आयतन जितना उतना ही रहेगा, लेकिन आकार बदलता है। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठोस में आयतन आकार दोनों निश्चित हो, जैसे ये ठोस है तो इसका आयतन कहीं भी रख दे, इसका आयतन आकार निश्चित रहेगा। गैस में न तो आयतन निश्चित होता ना आकार, दोनों अनिश्चित होता है। ठोस के जो कण होते हैं बहुत करीब होते हैं, बहुत संघनित होते हैं, यानी उन ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जबकि द्रव के कण ठोस के तुलना में दूर दूर होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम होता है। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, उसमें आकर्षण बल कणों के बीच ठोस और द्रव दोनों के तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन आकर्षण बल होता है। अब 2 ही 3 पॉइंट देखना था, अब देख लेते हैं प्रश्न, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, एकदम गलत है। अभी बात की कि आकर्षण बल होता है ना। आकर्षण बल तो पदार्थ कणों के बीच होगा, कम बेसी हो सकता है पर आकर्षण बल होगा, है ना। और ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम, लेकिन आकर्षण बल होता है। तो क्या है, कौन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो गया, ये सही नहीं है, आकर्षण बल तो होता है। अब देखिए बाकी 3 जो ऑप्शन है सही होगा। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, एकदम सही है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते। मतलब पानी बह रहा है तो उसका कण क्या था, गतिशील है। वायु हवा है, गैस है, क्या वो स्थानांतरित होते रहते हैं। पदार्थ जो है कणों से बना होता है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, गैप होता है, रिक्त स्थान होता है। मिश्रण प्रकृति में खाली जगह हो सकता है। अब मिश्रण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2 मिनट, मिश्रण क्या है ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे चीनी नमक को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण तैयार हो गया। मसूर का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, सबको मिला दीजिए एक में, मिश्रण तैयार हो गया, है ना। तो मिश्रण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। अब यहाँ पर क्या लास्ट लाइन है, किसी भी अनुपात में मिलाइए। अनुपात कोई निश्चित नहीं है, इसका मतलब है कि मिश्रण की संरचना जो है, स्ट्रक्चर नियत नहीं है, तय नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अनुपात फिक्स नहीं है। अनुपात फिक्स नहीं है इसलिए उसका स्ट्रक्चर मिश्रण का तय नहीं होता है। याद रखिएगा एक बात को ध्यान में कि मिश्रण में जो भी पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, उन सभी पदार्थ के कणों की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वो सदैव बरकरार रहते हैं, वो गुण टूटते नहीं। जैसे आप नींबू लिए, चीनी लिए, खरबूजा लिए, पानी लिए, सबको मिलाकर शरबत बना लिए, ठीक है, तो उसमें चीनी की तरह व्यवहार करेगा, चाहे कितना भी घुल जाए, वो चीनी का जो गुण है वो वहां पे प्रदर्शित करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज को खोएगा नहीं, वो अपने गुण को बरकरार रखेगा सदैव, है ना। तो मिश्रण के सभी अवयव अपने गुण को बरकरार रखेंगे। नींबू है तो नींबू की तरह ही कार्य करेगा, उसमें
नींबू अपने जो भी नींबू के जितने भी उसमें पार्टिकल होंगे, जितने भी अवयव होंगे, नींबू की तरह रहेंगे। खरबूजा है, उसमें मिलाया हुआ खरबूजा के ही रहेंगे, नींबू खरबूजा नहीं हो जाएगा, है ना। खेसारी लाल यहाँ पे काम नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे नींबू खरबूजा नहीं होगा, सॉरी, समझते हैं। खेसारी लाल के गाना है, फालतू गाना है ना, कोई बात। तो उसमें हम ये बोल रहे थे कि मिश्रण के जो कण हैं वो अपने क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी, जो उसकी गुण है वो उस गुण को हमेशा बनाए रख लेते हैं, स्थिर रखते हैं, अपने गुण को खोते नहीं हैं, उनका गुण फिक्स रहता है, नियत रहता है। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, विसमांगी मिश्रण और एक होता है समांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, और पदार्थ जो भी उसमें पदार्थ मिले हैं वो सारे हमें पदार्थ आंख से एकदम दिखाई देंगे, तो कहेंगे कि वो विसमांगी मिश्रण है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण हमें आसानी से नंगी आंखों से मुझसे देख सकते हैं, या उसे बोल सकते हैं कि हम साधारण भौतिक विधि द्वारा उसे अलग कर सकते हैं। जैसे नमक और चीनी को मिला दिए तो क्या है, वो विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, अभी पानी में नहीं डाले हैं, शरबत नहीं बनाया, सिर्फ ऐसे मिलाए हुए नमक और पानी, तो आपको दिखाई देगा कि ये नमक है, ये पानी, सॉरी ये नमक है, ये चीनी है। उसको हम चाहें तो चलनी से चाल कर अलग भी कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ भी है जो पदार्थ दिखाई दे हो, जैसे मैं क्या बोले कि मसाला जब पीसते हैं आप घर में, जो हो ना माँ बहन जो खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, तो मसाला पीसने के लिए क्या क्या निकालेंगे, थोड़ा सा सरसों निकालेंगे, थोड़ा सा धनिया निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, मिर्ची निकालेंगे, लहसुन निकालेंगे, हल्दी निकालेंगे, और एक कटोरा में ले लेंगे। अभी पीसने नहीं जाना है, अभी पीसने से ठीक पहले की बात कर रहे हैं। जब पीस देंगे तो समांगी मिश्रण हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। तो पीसने से ठीक पहले जब कटोरा में रखा हुआ है तो आपको सब चीज़ दिखाई देगा कि ये सरसों है, ये धनिया है ना, ये मिर्ची है, ये लहसुन है, ये जो भी उसमें मिला है, ये गोलकी है, ये जीरा है, सब चीज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये विसमांगी मिश्रण है, यानी पदार्थ के कण जो भी उसमें पदार्थ मिले वो सब आंखें से आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, चाहे तो उसको अलग भी कर सकते हैं आसान विधि के द्वारा। लेकिन समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण में जो अवयव हैं वो दिखाई नहीं देंगे, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण नंगी आंखों से नहीं, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देंगे, और उसे अलग करना आसान नहीं है भौतिक विधि द्वारा, अलग कर ही नहीं सकते भौतिक विधि द्वारा। उसको अलग करने के लिए कोई अलग तरीका अपनाएंगे, देखने के लिए तो कुछ दिखाई ही देगा। जैसे अब वही बोले कि नमक और चीनी आप मिला लिए, पानी में नहीं डाले हैं, ऐसे मिला के रखे, तो वह विसमांगी मिश्रण। और उसी विसमांगी मिश्रण को पानी में डाल दीजिए तो अब बन गया शरबत। अब उसमें दिखाई देगा कि नमक कहाँ है, चीनी गया कहाँ है, नहीं दिखाई देगा, तो हो गया अब समांगी मिश्रण। उसी तरह से कटोरा में जब मसाला पीसने के लिए बहन आपकी माँ निकाली थी, कटोरा में निकाल के रखी है, अब उसको जाकर क्या किया, सलूट पर पीस दिया, मिक्सी में जाकर 2 मिनट पीस दिया। अब फिर पता चलेगा कि तोरी कहाँ गया, सरसों कहाँ, तोरी मतलब सरसों कहाँ गया, धनिया कहाँ गया, कुछ नहीं पता चलेगा, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। यानी सभी जो कण था वो समान रूप से हर जगह फैल गए, तो हो गया समांगी मिश्रण। उसके बाद उसे अलग नहीं किया जा सकता है, उसे आप आंखों से देख नहीं सकते ये कौन कहाँ पे मिल गया है। उसी तरह से कुछ भी क्या बोलते हैं, मार्केट में एक मिलता है खाने वाला सलाद ही रहता है, मतलब फल का सलाद रहता है, जैसे फ्रूट चाट बोलते हैं उसको। जैसे सलाद बनाते हैं ना, तो खीरा काट दिए, गाजर काट दिए, उसमें टमाटर काट दिए, प्याज काट दिए, तब वो काट दिए, तो क्या हमसे मिश्रण हो गया, विसमांगी मिश्रण। और उसको मिक्सी में जाकर पूरा डाल के एकदम पूरा घुमा दिए, पीस दिए, तो क्या हो गया, वो समांगी मिश्रण। फिर पता नहीं चलेगा गाजर कहाँ गया, मूली कहाँ गया, तो वो समांगी मिश्रण होता है। चलिए तब देखते हैं। तो समांगी मिश्रण में 2 पॉइंट याद जरूर रखिएगा, सारा प्रश्न उससे बन जाएगा। समांगी मिश्रण में क्या होता है, सॉरी मिश्रण में होता क्या है, मिश्रण में पदार्थ के कण जो भी मिल रहे होते हैं, पदार्थ के कण वे अपने गुण को बनाए रखते हैं। मिश्रण में किस जो संरचना है वो तय नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अनुपात फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए वो संरचना फिक्स नहीं है। और मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी। समांगी मिश्रण में पदार्थ के कण को देख नहीं सकते, उसे आसान विधि से अलग नहीं कर सकते, जबकि विसमांगी में पदार्थ के कण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते, चाहे तो उसे हम अलग भी कर सकते हैं। मिश्रण प्रकृति में खाली जगह हो सकते हैं, समांगी विसमांगी, समांगी और विसमांगी दोनों। मिश्रण प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों होते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, कोलाइड विलयन, व्यास ठोस विलयन। विलयन की बातें कर रहे हैं, तो विलयन ये नहीं होता है कि द्रव जरूरी है विलयन के लिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विलयन ठोस का विलयन भी हो सकता है, द्रव का भी विलयन हो सकता है, द्रव ठोस का भी हो सकता है। जैसे द्रव और ठोस में चीनी और शरबत, चीनी और पानी मिला दिए तो एक ठोस है, एक द्रव है।
ठोस ठोस का विलयन, जैसे तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल का निर्माण कर दिए तो भी एक विलयन बन गया, समांगी मिश्रण हो गया। अब यहाँ पे एक बात है, कोलाइड एक प्यास है, तो विलयन देख लेते हैं, तीन चीज हमें समझ लेते हैं, उसके बाद सारा बात स्पष्ट हो। एक होता है विलयन, विलयन, एक होता है कोलायड, कोलायड, और एक होता है निलंबन, सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन सस्पेंशन। निलंबन लिखा हुआ है, ये ब लिखा हुआ, पता चला ना, ये ब है जी, निलंबन है, ठीक है। विलयन क्या होता है, दो, ये विलयन जो है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, ये जो है विलयन जो होता है समांगी मिश्रण, जबकि कोलाइड और निलंबन ये दोनों ही विसमांगी मिश्रण है, ये दोनों ही विसमांगी, ये समांगी मिश्रण है, जबकि ये दोनों जो है समांगी विसमांगी। ये क्या है, ये है समांगी मिश्रण, समांगी, और ये दोनों ही निलंबन और कोलाइड दोनों ही विसमांगी, विसमांगी, विसमांगी मिश्रण। देखने में लगेगा समांगी की तरह, जैसे अभी एग्जांपल दे रहे हैं, जो समांगी है तो क्या हो गया, जैसे चीनी और पानी समांगी मिश्रण है, पूरी तरह से घुल जाएगा। विलयन जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक है। कोलाइड में जैसे मैं इसको एग्जांपल इसमें लें तो पानी प्लस दूध, ये हो गया कोलाइड का एग्जांपल। निलंबन में ले लें पानी और हम ले लें क्या, जो कि घुले नहीं, आपको लगेगा कि घुल गया पर वो घुलेगा नहीं पानी में। जैसे पाउडर ले ले, है ना, चौक ले ले, चौक जो होता है वो ले ले, चाक, या पाउडर, आटा भी ले सकते हैं, घर में आटा है तो आटा भी ले सकते हैं, पाउडर तो होगा ही ना, घर पाउडर लगाते हैं जो गाल पे, है ना, वही ले लेते हैं, है ना। पाउडर लिखते हैं पानी प्लस पाउडर, या चौक लिख देते हैं ना, चौक। पाउडर लिखना तो पाउडर भी लिख दीजिए। पानी में पाउडर मिला के देखिए, वो घुलेगा नहीं, लगेगा घुल गया, ऐसे घुमाएंगे तो कुछ देर तक छोड़ेंगे बैठ जाएगा सब नीचे। अब देखिए विलयन में क्या होता है, पदार्थ के कण दिखाई नहीं देते हैं, पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे चीनी और पानी, क्योंकि यह समांगी मिश्रण है, विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड में क्या होता है कि पानी और दूध, देखने में लगेगा पानी और दूध जब मिलाएंगे तो समांगी की तरह दिखेगा, लेकिन वो समांगी नहीं है, ठीक है। उसे हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, पानी को एकदम पूरी तरह से बारीकी से देख सकते हैं, दूध भी आपको दिखाई देगा अलग। लेकिन विलयन में जब चीनी और पानी मिल जाएगा ना तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते उसको। और इसको तो देखने के लिए सिंपल है, नींबू धर के पानी में निचोड़ दीजिए, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। तो कोलाइड इसको बोलते हैं, कोलाइड को ही प्यास बोलते हैं, पायस बोलते हैं, प्यास नहीं पायस। पायस होता है कि विलयन, सॉरी विलायक और विलेय दोनों ही द्रव हो, विलायक विलेय में समझ रहे ना, जैसे विलयन है तो विलयन में दो चीज होगा ना, एक विलायक होगा एक विलेय होगा, नहीं समझ रहे। जैसे शरबत है, ठीक है, तो उसमें मान लीजिए ये विलयन है, विलयन में क्या ले ले शरबत, तो शरबत में क्या होगा, एक पानी है तो वो हो गया, पानी जो होगा विलायक, विलायक, और जो चीनी है उसमें विलेय हो गया, विलेय माने होता है घुले पदार्थ, घुला हुआ पदार्थ, ये हो गया विलयन। विलयन में कुछ ले ले, शरबत ले ले, ठीक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होता है उसको विलायक बोलते हैं, और जिसकी मात्रा कम होता है उसको बोलते हैं विलेय, यानी घुला हुआ पदार्थ। जैसे शरबत है तो उसमें सबसे मात्रा किसकी ज्यादा होगा, पानी का, तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और चीनी क्या होगा, कम मात्रा में होगा तो उसको बोलेंगे विलेय, यानी घुला हुआ पदार्थ। तो पानी और दूध क्या है, कोलाइड का ऑप्शन है, मतलब उदाहरण है। पायस जो होता है, पायस, पायस अभी देखने को मिलेगा आपको, दिखाएंगे पायस, ये भी कोलाइड ही है, कोलाइड ही है। इसमें क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों ही द्रव होता है, जैसे तेल और पानी, है ना, तो पायस उसका उदाहरण होगा। दूध भी पायस का ही उदाहरण है। और निलंबन में क्या हो गया, पानी और चौक, है ना, इसके कण आपको दिखाई देंगे, जैसे में आप मिलाएंगे पानी में चौक या पाउडर, बोले पाउडर जो लगाने वाला घर में मिला के देख लीजिए, उसका घुलेगा नहीं, वो हमेशा पानी में क्या होता है, बने रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, जैसे छोड़ेंगे नीचे जाकर बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं, वो कण भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यानी ये जो होगा कह सकते हैं कि प्रकाश से गुजारेंगे ना तो प्रकाश फैल जाएगा, क्योंकि उसमें पदार्थ के कण क्या दिखाई देते हैं, प्रकाश के कण बड़े बड़े होते हैं, जबकि इसमें प्रकाश नहीं गुजरेगा, यानी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, प्रकाश नहीं गुजरेगा। समझ गए। अब प्रश्न देख लेते हैं। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो ठोस विलयन का है। मिश्र धातु में कोई एक ले, जैसे पीतल ले लेते हैं, ठीक है। तो पीतल क्या, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अब पीतल, तांबा और जस्ता दोनों ठोस है, दोनों को मिलाकर एक पीतल बना दिया गया, वो भी विलयन ही है, ठोस ठोस का विलयन है।
तो वो क्या है, ठोस विलयन है। जब कोलाइड तो है नहीं, कोलाइड में तो दोनों क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, तो ठोस विलयन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है। पीतल, पीतल तो समांगी मिश्रण है, क्योंकि तांबा और जस्ता एक बार मिल गया तो उसके फिर कण जो है दिखाई नहीं देंगे। समांगी मिश्रण में बस एक ही याद रखिएगा कि पदार्थ जो भी मिला हुआ वो दिखाई ना दे तो वो है समांगी मिश्रण, पदार्थ के कण दिखाई दे तो विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो पीतल जब बन जाएगा तांबा जस्ता मिलके तो आपको दिखाई देता है पीतल में कि जस्ता कहाँ है तांबा कहाँ है, नहीं दिखाई देता है। तो क्या वो समांगी मिश्रण है। हमें बताना है कि विसमांगी कौन है। पानी और चीनी जब घुल जाता तो नहीं दिखाई देता, यानी समांगी मिश्रण है। वायु, वायु में भी कुछ चीज दिखाई नहीं देता है, वो भी समांगी मिश्रण है। दूध क्या है, विसमांगी मिश्रण है। दूध जो है विसमांगी, देखने में आपको लगेगा समांगी, विसमांगी मिश्रण है वो। जैसे आप थोड़ा सा समझने के लिए ना नींबू निचोड़ दीजिए ना दूध में, तुरंत दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। दूध और पानी उसमें मिला रहता है, दूध और पानी रहता है उसमें और फैट रहता है, दोनों को मिलाया जाता है तब जाके दूध बनता है, जो कि मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण। हवा खाली जगह का, हवा खाली जगह एक है। शुद्ध मिश्रण, हवा तो शुद्ध मिश्रण हो नहीं सकता, उसमें बहुत सारा अशुद्धियां रहता है। केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। सही है, ये वायु में हवा में तत्व भी है यौगिक भी है, सबका मिक्सचर है। तो तत्व दोनों का मिश्रण है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, एकदम गलत है। पदार्थ के कण बोले कि क्या होता है, गतिमान होते हैं, उसमें गतिज ऊर्जा होता है, और गर्म करने पर पदार्थों के कण की गति ऊर्जा और बढ़ जाती है। जैसे द्रव को गर्म करिए, पानी को गर्म करिएगा तो उबलने लगेगा, तो और उसके कण क्या होता है, तेजी से आगे बढ़ने, मतलब भागने लगते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। उसमें गैस को भी गर्म करेंगे तो बहुत उसको जो कण है वो और तीव्र गति से भागेंगे। ठोस भी, अगर ठोस चीज को भी गर्म करेंगे तो उसके कण क्या होते हैं, चल मतलब गतिमान हो जाता है। वो दिखेगा नहीं, यहाँ से चलकर दिल्ली नहीं चल जाएगा, वहीं पे अपने जगह पे ही चलते रहेंगे, है ना। अब बाल्टी में पानी गर्म कर रहे हैं तो बाल्टी में पानी रहेगा ना, मैंने गतिमान रहेंगे। तो पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहते हैं, पदार्थ के कण गतिमान रहते हैं। तो पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, गलत है, तो गलत ही चुनना है, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी सब सही लिखा होगा, देख लीजिए। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एकदम सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, एकदम सही है। समान पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कह रहा कि 4 ऑप्शन है, उसमें से ये बताइए कि कौन सामान्य पदार्थ नहीं है। तो मिट्टी, मिट्टी तो समान पदार्थ है, उसमें कोई ऐसी है नहीं। तरल, वो भी एक, तरल में कोई भी द्रव ले लीजिए वो भी समान पदार्थ। गैस भी समान पदार्थ। कोलाइड समान पदार्थ नहीं है, उसमें 2 द्रव मिले रहते हैं, जैसे दूध पानी मिला हुआ है। तो कोलाइड जो है समान पदार्थ नहीं है, समान पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है वो कोलाइड। वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण, विलय मतलब जो घुलता है ना, विलय के कण घुलते नहीं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, खाली जगह कहलाता है। अभी बात किए थे, जैसे पानी और पाउडर घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, कि उसी हमेशा वो उसी में बना रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। ऑप्शन दिए थे ना, निलंबन, निलंबन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सस्पेंशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, सस्पेंशन बोलते हैं उसको, घुलते नहीं है। बस कोलाइड के बारे में तो समझाए, संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन तो समझते हो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त मतलब जैसे आप 1 गिलास पानी लिए, उसमें चीनी मिलाएं 50 ग्राम, घोल दिए, घुल गया, फिर 50 ग्राम डालें, फिर घोले, घुल गया, 50 ग्राम फिर डालें, फिर घोले, फिर घुल गया, फिर 50 ग्राम डाले, घुल गया। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि फिर चीनी घुलना बंद हो जाएगा। जैसे जब चीनी नहीं घुलेगा तो समझिएगा कि जो विलयन है वो संतृप्त हो गया, जब तक घुल रहा है तो वो असंतृप्त है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता, नहीं करता, मिश्रण के लिए बोल रहा है। तो मिश्रण के घटक, मिश्रण के जो घटक है, जो अवयव है, उनके गुणों को बरकरार रखते, एकदम सही है। बात किए थे ना कि मिश्रण के जो कण होते हैं, जितने भी पदार्थ हैं मिश्रण में मिला हुआ, वो सभी, वही बोल रहे थे ना कि चीनी चीनी ही बना रहेगा। जैसे शरबत बनाएंगे, नींबू नमक ले लिए, चीनी ले लिए, नींबू ले लिए, खरबूजा ले लिए, पानी ले लिए, सबका मिलाकर शरबत बना लिए। तो बोले थे ना कि नींबू नींबू ही रहेगा, खरबूजा नहीं होगा। नमक नमक ही अपने जगह पर रहेगा, भला ही घुल जाएगा लेकिन वो अपनी गुण को बनाए रखेगा। वही लिखा हुआ, मिश्रण के घटक उनके गुण, अब मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, एकदम सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते, एकदम सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। कोई भी मिश्रण, जैसे मान लीजिए कि नमक और चीनी मिल गया, या बालू और नमक मिल गया, तो उसे हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। जैसे नमक चीनी है तो हम हो सकता है चलनी से चालेंगे, वो अलग हो जाएगा, तो भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। इसकी संरचना तय होती है, यानी फिक्स होती है, ये गलत है।
क्योंकि मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, इसलिए हम बोले थे कि इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, इसकी संरचना तय नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो गया, नहीं गलत है। ठीक है, तो हमें गलत ही बताना था कि कौन गलत है। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा कि जब दो तरल पदार्थ, जैसे तेल ले लें पानी ले लें, दोनों को घोलेंगे, तरल पदार्थ है तो घुलेंगे नहीं, तो क्या उसको बोलेंगे, अमिश्रणीय। मिश्रण नहीं हो रहा, अलग अलग रहते हैं, अमिश्रणीय उसको बोलेंगे, अमिश्रणीय। ये तो बता दिए ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट, यानी ये लिखा हुआ विलायक, ये लिखा है विलेय, है ना। जैसे नमक शरबत है तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट, और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट, है ना। इंग्लिश लिखा हुआ और क्या, विलायक और विलियन का। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, यानी बोलेंगे कि चीनी के घोल में चीनी क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ है, यानी विलेय है, घुला हुआ पदार्थ है। जबकि जो पानी होगा वह विलायक होगा। रेत और चीनी का मिश्रण है, रेत और चीनी का मिश्रण खाली जगह का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी दोनों अलग अलग, तो विजातीय मिश्रण है ना, विजातीय मिश्रण। नेक्स्ट देखते हैं। और बात कर लिए ना, कोलाइड बताइए दिए हैं, सजातीय मिश्रण निलंबन भी बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं, यही तक था, थैंक यू आ गया। तो अब जो ये सब हम बात किए, ये सब आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, जो भी अभी सब हम समझाएं, ये सारा पीडीएफ जिस तरह से बोर्ड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है सब इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या तो कहाँ रहेगा, टेलीग्राम पे रहेगा। टेलीग्राम ज्वाइन किए तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।